हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसका टॉपिक है, मतलब कि इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कविता जो कि हिंदी बीए प्रोग्राम सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस यानी पद्यांश के रूप में या फिर वैसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक भी लाइन मिस ना हो और आप पेपर में फिर बाद में रिग्रेट ना करो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आज की हमारी कविता है उसका शीर्षक है मुझे कदम कदम पर। ठीक है, ये कविता जो है ये है गजानन मुक्तिबोध जी द्वारा। तो इनको मुक्तिबोध के नाम से ही जाना जाता है। तो आपको सबसे पहले तो कविता का नाम और जो इसके कवि हैं उनका नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ये ही बनेगा। उसके बाद शुरुआत करते हैं कि इस कहानी का भाव क्या है, इस कहानी का मतलब वो इस कहानी का जो केंद्र है वो क्या है। तो केंद्रीय भाव जो है कहानी का, उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, दो चुनौतियां बताई गई हैं एक तरीके से। जो पहली है वो है कि कवि कर्म में कितनी, मतलब जब भी कोई कवि कविता लिखना शुरू करता है तो उस समय पर मतलब उनको कितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब उस समय लिखते समय कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई भी एक कवि या कोई भी एक साहित्यकार किसी भी कविता का काव्य सृजन करता है या फिर बोल सकते हैं कि काव्य रचना करता है, साहित्य सृजन करता है, तो उसको उस समय पर कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ मिलती है और मतलब कितने चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं। तो ये आज पढ़ेंगे हम इस कविता में। कविता को शुरू करते हैं। कविता है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाएं। ये फर्स्ट लाइन है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाएं। अब यहाँ पे कवि ने बोला है कि मुझे यानी कि कवि को बहुत सारे मतलब कदम कदम पर, कि जितना भी वो चलते हैं उन्हें हर कदम पर एक चौराहा मिलता है। अब ये तो हाँ आप सोचेंगे पॉसिबल है ही नहीं कि आप थोड़ा सा चलो और फिर चौराहा आ जाए, लेकिन यहाँ पे चौराहे का मतलब है, चौराहा मतलब वही होता है कि एक रास्ता, मतलब एक जगह जहाँ से चार राहें हों। ठीक है, जहाँ पे चार राहें अवेलेबल हो। तो चौराहे से यहाँ पे कवि का मतलब है कि कवि जब भी मतलब बाहर निकलते हैं तो उन्हें हर जगह, हर मोड़ पर, हर कदम पर उन्हें एक चौराहा मतलब चौराहा नज़र आता है। मतलब कि उनकी कविता को लिखने के लिए जो विषय होते हैं वो बहुत सारे विषय उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, उन्हें नज़र आते हैं। जिस भी चीज़ को वो देखते हैं उन्हें लगता है कि क्या मैं इस विषय पर अपनी कविता का मतलब या कोई भी साहित्य सृजन कर सकता हूँ या काव्य रचना मैं इस टॉपिक पर कर सकता हूँ। तो कवि ने कहा है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाएं। अब बाहें फैलाएं का क्या मतलब है? बाहें फैलाएं का यहाँ पर मतलब है कि मतलब जब भी मैं उस मतलब उन टॉपिक्स को, उन विषयों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो विषय मुझे जैसे बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर आप कविता लिखो, मेरे ऊपर आप कोई रचना करो। कि मतलब वो सारे टॉपिक ही इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने आकर्षक होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सारे टॉपिक्स पर लिख डालूं, कोई ना कोई रचना कर डालूं। नेक्स्ट है, एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती, वह मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। अब कवि कहते हैं कि मैं एक कदम भी चलता हूं तो 100 राहें फूटती हैं। मतलब कि अगर मैं एक टॉपिक भी चूज करता हूं, उन्होंने एक विषय को चुन लिया है कि भाई मैं इस विषय पर अब कविता लिखूंगा या अपनी काव्य रचना करूंगा, तो जब उस टॉपिक को, उस विषय को और ज्यादा वो कोशिश करते हैं पढ़ने की या जानने की, तो उस विषय में से भी 100 नई राहें, 100 नए विषय निकल करके आ जाते हैं। और जो कवि है वो असमंजस में पड़ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सी राह, कौन से पथ पर मैं चलूं, कौन से विषय की मैं काव्य रचना या साहित्य सृजन करूं। अब वह मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। अब कवि का तो सपना ही है, कवि की शैली ही लिखना है। तो कवि चाहते हैं कि मैं एक बार ये चाहता हूं कि जो भी विषय मेरे सामने आए मैं उन सब पर कोई ना कोई रचना करना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब अच्छे लगते हैं। अब कवि कहते हैं
कि मुझे उनके सपने बहुत अच्छे लगते हैं। अब किन के सपने? अब कवि जब विषय को ढूंढने के लिए समाज में निकलते हैं तो उन्हें जो भी लोग आसपास मिलते हैं, जिनसे भी वो बात करते हैं, जिनके तजुर्बों को वो जानते हैं, जिनसे कोई भी बातचीत करते हैं, तो उस समय जब वो लोग अपने तजुर्बे उन्हें बता रहे होते हैं, जब उस समय वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने विचार या कोई भी चीज़ें जब बताते हैं कवि को, तो कवि को वो तजुर्बे सुनकर बहुत अच्छा लगता है और ये उन्हें महसूस होता है कि इनके तजुर्बों पर भी मैं कोई ना कोई रचना कर सकता हूँ। और उन तजुर्बों के साथ साथ उन्हें अपना सपना भी पसंद है कि मतलब मेरा सपना है कि मैं लिखूं, तो उन्हें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने सपने भी और जो तजुर्बे हैं वो तजुर्बे भी और अपने सपने भी। ठीक है, तो कवि फिर आगे कहते हैं कि अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। अब कवि कहते हैं कि मेरे मन में, मेरे हृदय में अजीब सी व्याकुलता है। अजीब सी अकुलाहट मतलब होता है कि बेचैनी, व्याकुलता, कि मेरे मन में एक अजीब सी व्याकुलता उभरती है, एक अजीब सी भावना उभरती है कि मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, कि मुझे कुछ ऐसा विषय चाहिए, ऐसा कोई मतलब टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं अपनी काव्य रचना करूं जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, जिससे मतलब जो लोगों से तजुर्बे सुने हैं, जो उनको अनुभव वो करना चाहते हैं और उनसे वो सीखना चाहते हैं, जाने क्या मिल जाए। अब उन्हें यही है कि अगर वो एक विषय पर लिख रहे हैं तो क्या पता उनसे उसको किस चीज़ का अनुभव हो जाए, किस अच्छी चीज़ का अनुभव हो जाए और उनको किस चीज़ को सीखने का एक अवसर मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, मुझे प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। अब ये जो पैराग्राफ है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पद्यांश जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि आप इसका भावार्थ लिखिए या आप इस पैराग्राफ से क्या समझते हैं वो लिखिए। तो इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। अब जब कवि निकलते हैं बाहर तो जब उन्हें कोई पत्थर भी नजर आता है तो वो उस पत्थर को देखकर भी उन्हें लगता है कि ये एक चमकता हीरा है। मतलब उनके लिए देखो, हीरे की क्या, हीरा बहुत वैल्यूएबल होता है, हीरा बहुत कीमती होता है, तो उनके लिए वो एक हीरे के समान है। मतलब कि उनके लिए एक पत्थर भी एक विषय बन सकता है किसी भी रचना के लिए। तो इनफैक्ट जब वो बाहर निकलते हैं कि उनके सामने इतने सारे विषय होते हैं, इतनी सारे चौराहे राहें फूटती हैं, तो उस समय उनको एक पत्थर भी हीरा नजर आता है कि पत्थर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है विषय सोचने के लिए, विषय निर्धारित करने के लिए। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, मतलब कि जिस भी इंसान से वो अपने विचार साझा करते हैं, जब वो समाज में निकलते हैं बातचीत करने के लिए या विषय को ढूंढने के लिए, तो जिस भी इंसान से उनकी बातचीत होती है या मतलब जिनके वो तजुर्बे सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में कोई ना कोई मतलब व्याकुलता है। हर एक जो इंसान है उनके अंदर व्याकुलता भरी हुई है, जिसके कारण फिर वो भी व्याकुल हो जाते हैं कवि। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। यहाँ पे सुस्मित का मतलब होता है मुस्कान। तो वो बोलते हैं कि हर एक इंसान की मुस्कान जो है वो एक पवित्र नदी की जो धारा होती है उसके समान है। मतलब कि जो जिस भी प्रकार से जो भी मुस्कुराता है वो एक पवित्र नदी की धारा के समान उसकी मुस्कुराहट है। मुझे भ्रम होता है प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। अब वो बोलते हैं कि मुझे भ्रम होता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा धोखा लगता है कि जिस भी इंसान से मैं बात करता हूँ, जिस भी वाणी से, वाणी यहाँ पे किसी इंसान की ही होगी, तो वो बोलते हैं कि जिस भी इंसान से मैं बात करता हूँ मुझे लगता है कि उसकी वाणी में, मतलब जो वो बातें बोल रहे हैं उसमें महाकाव्य पीड़ा है। महाकाव्य क्या होता है? कविता का बड़ा रूप होता है महाकाव्य। तो वो बोलते हैं कि मैं जिसकी भी बातें सुनता हूँ मुझे लगता है कि मैं इनकी बातें सुनकर ही महाकाव्य की रचना कर सकता हूँ, मैं इनकी बातों को सुनकर ही एक महाकाव्य लिख डाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में तीर आना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी।
अब उन्होंने कहा कि पल भर में मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं जिस भी इंसान से बात करूँ, जिससे भी उनके तजुर्बे साझा करूँ, या जिससे भी मतलब जो भी मेरे को पत्थर भी नज़र आया, या उन्हें कई बार ऐसा भी लगा कि उनकी मुस्कान इतनी मतलब पवित्र धारा जैसी है, या उनके हृदय में व्याकुलता है, तो इन सब विषयों पर वो चाहते हैं कि मैं एक बार ज़रूर ना ज़रूर मतलब इन पर लिखूं, और एक बार उन सभी विषयों को वो अनुभव करना चाहते हैं, उन सभी को वो लिखना चाहते हैं। प्रत्येक उर में तिर आना चाहता हूँ, कि सबके हृदय में, उर मतलब होता है हृदय, मन, कि सबके मन से तिर तिर आना मतलब तैर के आना, मतलब उनके हृदय की भावनाओं को मैं समझना चाहता हूँ, एक बार मैं लिखना चाहता हूँ जो भी मैंने सुना है। ठीक है, इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। मतलब इसी प्रकार मैं खुद को दिए दिए फिरता हूँ, मतलब मैं इसीलिए घूमता रहता हूँ इधर उधर, जानने के लिए कि भाई क्या विषय हो सकता है जिस पर मैं अपनी काव्य रचना करूं, और जो ऐतिहासिक बन जाए, या जो काफ़ी अच्छी एक रचना हो। तो इसलिए ही मैं इधर से उधर भटकता रहता हूँ विषय की तलाश में। ठीक है, अजीब है ज़िंदगी मेरी। वो सोचते कि मेरी ज़िंदगी कितनी अजीब है कि मैं एक विषय के लिए मतलब सबकी भावनाओं को सुन रहा हूँ, उनके तजुर्बों को सुन रहा हूँ, और मेरे को हर जगह पर चौराहे नज़र आते हैं, मतलब कि इतने सारे मेरे को विषय दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को चूज़ करना इतना मुश्किल हो रहा है। बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। अब वो बोलते हैं कि बेवकूफ़ बनने की खातिर ही। अब देखिए वो बेवकूफ़ बनना यहाँ पे उनका क्या मतलब है। अब वो किसी के तजुर्बे सुन रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि वो उनको कुछ भी बता देंगे और वो बेवकूफ़ बन गए हैं, मतलब वो उनकी बातों में आ गए तो वो बेवकूफ़ बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी खुद को ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं लोगों को, मतलब लोगों को ये दर्शा रहे हैं कि वो उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मतलब उनकी बातों से वो सहमत भी हैं, जबकि कुछ बातें शायद कवि को अच्छी नहीं लगती, या वो उन बातों से सहमति उनकी ना हो, तो कवि उस समय उनको यही दर्शाते हैं कि मतलब मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। तो उससे लोगों क्या लगता है कि कवि तो भाई बेवकूफ़ बन गया है उनसे। तो कवि कहते हैं कि बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, कि मैं बेवकूफ़ बनता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे को विषय की तलाश है, इसलिए मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ, और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। अब कवि हंसते हैं, कवि को मज़ा आता है ये जानकर, ये सोचकर कि लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे ठग लिया। कवि इस बात को सोचकर उन्हें आनंद जैसा प्रतीत होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वयता हुआ जाता है। अब कवि कहते हैं कि मेरे मन में ही ये विचार आता है, मतलब कवि जो हैं वो ये सोचते हैं कि लोग कितने मूर्ख हैं, कि मतलब वो सोचते हैं कि मैं उनसे ठगा गया हूँ, और मैं मतलब उनसे क्या कहते हैं, उनसे बेवकूफ़ बन गया हूँ मैं, और मतलब प्रसन्न चित्त मेरे मन में एक मूर्ख बैठा है, कि मतलब मैं मूर्ख कहला के भी मैं खुश हूँ, कि अगर जो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, ये बेवकूफ़ है, तो वो उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो असलियत में वैसे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनके सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हैं। तो अब हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। अब उनको हंसते हंसते वो इतना ज़्यादा हंस रहे हैं, उन्हें इतना ज़्यादा हर्ष महसूस हो रहा है कि हंसते हंसते उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मेरे को देखकर मतलब हंसी आती है कि दुनिया जो जगत है वो कितना ज़्यादा स्वाधीन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अगला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, मतलब अब जब मैं किसी चौराहे पर चलता हूँ, मतलब जब मेरे को कोई विषय, मेरे को अगर चौराहा मतलब चार सोच कर चलते हैं, मेरे को 4 विषय नज़र आए, अब मैं उन 4 विषय में से एक विषय पर भी जब लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कोई कहानी लिखना जब शुरू करता हूँ, तो उस विषय में से, उस चौराहे में से मैंने एक विषय लेकर कहानी लिखना उस पर शुरू किया, और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, कि मेरे को उन्होंने टॉपिक तो दे दिया, विषय तो दे दिया, लेकिन जब मैं उस एक विषय के बारे में लिखना शुरू करता हूँ तो वो विषय इतना विशाल है, इतना ज़्यादा घना और इतना बड़ा है वो टॉपिक, कि अगर मैं उसमें लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे और उसमें से नए नए विषय नज़र आते हैं।
जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ उपन्यास मिल जाते हैं। अब कवि बोलते हैं कि अगर मैं कहीं थोड़ी देर के लिए खड़ा भी हो जाऊं, किसी से बात भी कर लूं, उस समय भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बातें कर रहा हूं उन पर भी मैं उपन्यास लिख सकता हूं। उपन्यास कहानी का बड़ा रूप होता है, जैसे महाकाव्य कविता का रूप है, वैसे ही कहानी का जो बड़ा रूप होता है वो होता है उपन्यास। तो बोलते हैं कवि कि मैं जहां कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी खड़ा होकर किसी से वार्तालाप, किसी से बातचीत करता हूं, तो मेरे को उसी समय लगता है कि मैं इतनी बातें सुनकर ही मतलब उपन्यास लिख डाल सकता हूं। दुख की कथाएं तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सुरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। अब वो बताते हैं कि जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, थोड़ी देर खड़े होके किसी से वार्तालाप की है, तो एक तो वो तजुर्बे सुनते हैं। अब उनको और क्या क्या सुनने को मिलता है लोगों से, वो हैं कि दुख की कथाएं, सब लोग अपनी व्याकुलता उन्हें बताते हैं कि क्या कारण है, क्या दुख हैं जिनकी वजह से वो लोग व्याकुल हैं। और तरह तरह की शिकायतें, कि कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की शिकायत कर रहा है। अहंकार विश्लेषण मतलब होता है कि बड़ा चढ़ाकर बताना, कि किसी के अहंकार को बड़ा चढ़ाकर बताना। चारित्रिक आख्यान, की भाई किसी के चरित्र के बारे में कुछ बोलना कि भाई वो तो ऐसा है, मतलब किसी के बारे में उनके चरित्र को बताना। जमाने के जानदार सुरे में आयतें होते हैं कुछ सूफी और कुछ इस्लामिक गीत, ठीक है, वो भी मेरे को सुनने को मिलते हैं। तो ये बात बताते हैं कवि। आगे चलते हैं। कविताएं मुस्कुरा लगा डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं। अब जब वो कविता लिख रहे होते हैं तो उस समय कई बार कविताएं तक उनको डांट देती हैं। कविताएं क्यों डांटती हैं? जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, या कोई कहीं पर मतलब जब वो कुछ लिखते हैं तो वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कविताएं जैसे उनको डांट रही हैं और प्यार बात करती हैं। वो कभी कभी उनसे प्यार भरी बातें भी करती हैं उनकी कविताएं, मतलब जब वो लिखते हैं तो जो वो लिख रहे हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि कितना प्यार भरा है वो जो वो उनकी रचना है। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। मतलब कि कवि बोलते हैं कि जब मैं किसी काव्य की रचना करता हूँ तो उसमें जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो सिचुएशंस आती हैं, जो जो वो चीज़ें दर्शाते हैं, तो उसमें जो मरने और जीने की बातें होती हैं उनके लिए मेरी जो श्रद्धा है, जो मेरे जो विचार हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, वो कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। जैसे मैं कभी भावुक हो जाता हूँ, कभी कुछ लिखते हुए मेरे को गुस्सा आता है, तो वो जो मरने और जीने की जो श्रद्धाएं हैं वो कभी बढ़ती हैं और कभी घटती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चरित्र लेकर मैं घर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रतीक, रूप, चरित्र और उपमाएं हैं, ये तीनों चीजें जो हैं ये काव्य सौंदर्य के अंग हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का काव्य सौंदर्य लिखते हैं या मतलब जब कविता लिखते हैं तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं लिखते समय। तो अब जब उन्होंने विषय जो है वो कलेक्ट कर लिया है, विषय अपना निर्धारित कर लिया है, तो उसके बाद वो विषय का प्रतीक, उसके रूप, चरित्र, मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, ये सब लेकर जब वो अपने घर लौटते हैं, जब वो अपने घर आते हैं, तो जो उपमा होती है वो उनके द्वार पर खड़ी होकर, मतलब द्वार पर जब वो आते हैं, अपने घर में गेट पर आते हैं, तो वो उनको बोलती हैं कि अभी तुम्हें 100 बरस और जीना चाहिए। 100 बरस और क्यों जीना चाहिए? कि जो तुम बाहर से विषय लेकर के आए हो, जो सोच करके आए हो, उन चौराहों में से जो तुमने एक फाइनलाइज किया है, डिसाइड किया है, वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, उससे तुम्हें बहुत बेहतर विषय को जो है चूज करना है, उससे और बेहतर विषय तुम्हें सोचना है, डिसाइड करना है। लास्ट पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाएं रोज मिलते हैं। अब वो बोलते हैं कि ना सिर्फ बाहर की, जब मैं समाज में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बातचीत वार्तालाप करता हूँ, सिर्फ वहाँ नहीं, मुझे अपने घर पर भी अलग अलग विषय, जब वो कुछ लिखते हैं, जब वो अपनी कलम उठाते लिखने के लिए, उस समय भी उनके सामने अलग अलग चौराहे आ जाते हैं, अलग अलग विषय उनके। यहाँ पे चौराहे का मतलब है कि बहुत सारे विषय, ठीक है, तो उनके सामने बहुत सारे विषय आ जाते हैं। बाहें फैलाएं रोज मिलते हैं, मतलब कि वो बाहें फैलाएं कि मुझे वो इतने आकर्षक लगते हैं, मुझे वो इतने अच्छे लगते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं इन पर ज़रूर लिखूँ, ज़रूर अनुभव करूँ। ठीक है, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज मिलते हैं। अब वो बोलते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र की जो शाखाएं और प्रशाखाएं हैं
वो नई नई निकल के आती रहती हैं कि इस पर भी लिख लो, इस शाखा पर भी नज़र डालो, इस पर भी लिखो। तो ये सब जो हैं इनके ऐसे मेरे पास सौ अनेकों ऐसे विषय जो हैं वो बार बार निकल करके आते हैं, और मेरी जो चिंता है विषय को डिसाइड करने की, फाइनलाइज करने की, वो व्याकुलता बढ़ती जाती है। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, अब ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा पूरा एक तरह से भावार्थ है इसका, कि अब कवि बोलते हैं, कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कई बार कि जो भी कवि होते हैं, जो वो कोई रचना कर रहे हैं, तो उनके सामने ये परेशानी, ये चुनौती नहीं होती कि उनके पास विषयों की कमी है। विषयों की कमी तो है ही नहीं, वरन यह कि आधिक्य उनका ही सताता है और ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। वरन मतलब कि बल्कि, ठीक है, बल्कि यह है कि आधिक्य मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, जब अबंडेंट होती है कोई चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अधिक होना, आधिक्य, ठीक है। तो कवि बोलते हैं कि परेशानी ये नहीं है कि हमारे पास विषयों की कमी है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो विषय है वो बहुत अधिक हैं, बहुत सारे हैं, और उसी की वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण ये कार्य हो जाता है, बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है कि हम चुनाव नहीं कर पाते हैं। और यही चीज़ हमें सताती है कि जो विषयों की अधिकता है, ठीक है, वो चीज़ हमें सताती है, और उन्हें कदम कदम पर चौराहे नज़र आते हैं, मतलब कदम कदम पर जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे उन्हें एक विषय नज़र आता है। उन्हें लगता है कि मैं इस विषय पर भी लिख सकता हूँ, इस विषय पर भी लिख सकता हूँ, और जब उस एक विषय को डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसमें से फर्दर नए विषय निकल करके आ जाते हैं, शाखाएँ प्रशाखाएँ साहित्य की, ठीक है, नए नए टॉपिक्स निकल करके आते हैं। तो ये कवि की व्याकुलता को बढ़ाते हैं और उन्हें सही चुनाव करने में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। ये थी हमारी कविता मुझे कदम कदम पर, जो कि लिखी गई है मुक्ति बोध द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। होप आप सभी को ये समझ आई होगी। तो इसमें जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं, वो हैं कि इसके दो केंद्रीय भाव हैं, दो चुनौतियां हैं, कि एक तो जो कवि क्रम करते समय जो मतलब जो भी चुनौतियाँ आती हैं, एक वो, दूसरा ये कि जो साहित्य सृजन और काव्य रचना करते समय, ठीक है, उसके लिए जो उपयुक्त विषय का चुनाव करना जो है, कि भाई जब हम कोई साहित्य सृजन करते हैं या किसी काव्य की रचना करते हैं, कुछ लिखते हैं नया, तो उसके लिए जो एक उपयुक्त और एक जो अच्छा विषय है, एक अच्छा टॉपिक डिसाइड कर पाना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और मतलब ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है। ये बाधाएं लेकर के आता है, ये कवि को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये थी हमारी कविता। इसके अलावा आपको अगर कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई चीज़ का अर्थ नहीं समझ आ रहा हो, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और हिंदी की और भी वीडियोस हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप और देख सकते हैं। और कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं पेपर। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।